नमस्कार, मैं विजय कुमार सैन आप सभी का नवभारती के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी का स्वागत है और हम बात कर रहे हैं 12th क्लास कॉमर्स और 12th क्लास कॉमर्स आरबीएसटी जो है उसका चैप्टर है बीएसटी का चैप्टर नंबर 6 बिजनेस स्टडी व्यावसायिक अध्ययन जो है व्यावसायिक अध्ययन का चैप्टर नंबर 6 मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, विपणन की बात कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि विपणन क्या होता है, मार्केटिंग क्या होती है। हमने बहुत नाम सुना है मार्केटिंग का, हमने बहुत देखा है कि मार्केटिंग वाले आए हुए हैं, बहुत से बंदों को घूमते हुए देखा है तो देखते हैं कि मार्केटिंग वाले बंदे हैं, ठीक है। या कोई किसी पूछते हैं भैया आप क्या काम करते हैं तो कहते हैं भैया मैं मार्केटिंग का मेरा काम है। तो मार्केटिंग क्या होती है, ठीक है। बिजनेस में मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा रोल है और ये मार्केटिंग क्या चीज है तो हम इस चैप्टर में मार्केटिंग का अर्थ जानेंगे, मार्केटिंग क्या चीज होती है, इसकी परिभाषाएं क्या है और किसे कहते हैं मार्केटिंग, ठीक है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो जानते हैं कि मार्केटिंग क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, साधारण शब्दों में इसका क्या आशय लगाया जाता है। देखिए, आम भाषा में, यहाँ पर आम भाषा का मतलब कोई मैंगो लैंग्वेज नहीं है, ठीक है ना। आम भाषा का मतलब है जनरली बोलचाल की भाषा में क्या है। कहीं आप लोग लगा देंगे सर आम भाषा मतलब आम की कोई भाषा होती है, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं कि आम भाषा में विपणन शब्द का आशय उन व्यावसायिक क्रियाओं से लगाया जाता है जो वस्तुओं और सेवाओं में उपयोगिता उत्पन्न कर उन्हें उत्पादन केंद्र से उपभोक्ता केंद्र तक पहुंचाने में सहायता होती है। देखिए, दो केंद्रों की बात कर रहे हैं, एक है उपभोक्ता केंद्र, दूसरा है उत्पादन केंद्र। ये है प्रोडक्शन सेंटर, यहां से हो रहा है प्रोडक्शन, ठीक है, और यहां पर बैठा हुआ है कस्टमर। यहां से उत्पादन हो रहा है, यहां पर कस्टमर बैठा हुआ है। तो उत्पादन से कस्टमर तक पहुंचाने की सारी क्रिया, उत्पादन से कस्टमर तक पहुंचाने की सारी क्रियाएं किसमें शामिल होती है, शामिल होती है मार्केटिंग में, विपणन में। साधारण शब्दों में बात कर रहे हैं हम, ठीक है। वास्तव में विपणन के अंतर्गत उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं, उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं और इच्छाओं के अनुसार वस्तुएं बनाकर अथवा सेवाएं प्रदान कर विनिमय द्वारा उन्हें उपयोग के लिए समर्पित किया जाता है। देखो कितनी बातें इसमें शामिल हो रही है। पहली बात, विपणन में उपभोक्ता की आवश्यकता को ध्यान में रख करके वस्तुएं बनाई जाती। विपणन में उपभोक्ता की इच्छाओं, मांग, रुचि, फैशन, आदत, जो उनकी आवश्यकता है, उनकी मांग है, उनके अनुसार वस्तुएं बनाई जाती है, ठीक है। दूसरी बात, विनिमय द्वारा, विनिमय क्या होता है तो विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स। एक चीज को लेना, बदले में दूसरी चीज देना, क्या कहलाती है, विनिमय, ठीक है। विनिमय द्वारा उन्हें उपयोग के लिए समर्पित किया जाता है। विपणन से आशय ऐसे व्यापक विचार एवं क्रिया क्षेत्र से है जिसमें वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन से पूर्व, देखो ये जो डेफिनेशन मैं आपको बताने जा रहा हूं इसमें पूरा कंक्लूजन है और इसमें विपणन की एक विस्तृत रूप में परिभाषा को व्यक्त किया गया है जिसमें वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन से पूर्व, मतलब मार्केटिंग की जो एक्टिविटी है, विपणन की जो क्रिया है वो वस्तु के निर्माण से पहले शुरू होती है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर वस्तु के निर्माण से पहले विपणन कैसे शुरू होता है। अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था कि उपभोक्ता की आवश्यकताओं और इच्छाओं के अनुसार, अभी वस्तु बनी नहीं है, अभी वस्तु का निर्माण करना बाकी है। अब जब हम कोई वस्तु बनाएंगे तो उससे पहले ये देखना होता है कि मार्केट में इसकी डिमांड है या नहीं है, और मार्केट में ग्राहकों की मांग क्या है, रुचि क्या है, उनकी फैशन क्या है, उनकी आदत क्या है, ठीक है। आज से 20 साल पहले की डिमांड अलग थी, आज की डिमांड अलग है, ठीक है। आपने देखा होगा रैग्ड जींस आती है, आज उनकी डिमांड ज्यादा है, लेकिन आज से 10 साल पहले की बात करें तो रैग्ड जींस की डिमांड नहीं थी। उस समय अगर जींस फट जाती थी तो उसको फटी हुई जींस कहते थे, लेकिन आज जींस फटी हुई है तो उसको फैशन कहते हैं, ठीक है। तो आज उसकी डिमांड है। आज अगर मैं एक शॉप खोलता हूं तो मुझे पता है कि मार्केट में जो न्यू पर्सन्स है, ठीक है, न्यू कमर्स जो है, उनकी डिमांड क्या है, तो उन डिमांड्स को ध्यान में रख करके मुझे काम करना होगा। तो मार्केटिंग जो है इसमें कहा गया कि जिसमें वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन से पूर्व की जाने वाली क्रियाएं से लेकर उनके वितरण और आवश्यक विक्रय उपरांत सेवा तक को सम्मिलित किया जाता है।
वस्तु बनी नहीं उससे पहले मार्केटिंग शुरू हो गई और वस्तु बिक गई, उपभोक्ता के पास पहुंच गई, उसके बाद तक विपणन चलता रहता है। कुल मिलाकर कॉमन शब्दों में मैं ये कह सकता हूं, सिंपल शब्दों में कह सकता हूं कि विपणन एक ऐसी क्रिया है जो वस्तु के उत्पादन से पूर्व शुरू होती है, ठीक है, और जिसमें क्रय विक्रय विज्ञापन आदि क्रियाएं शामिल होती है और उसका अंतिम बिंदु ग्राहक संतुष्टि है। उसका अंतिम बिंदु क्या है? ग्राहक संतुष्टि। फिर से बोल रहा हूं, विपणन की क्रिया शुरू होती है वस्तु के उत्पादन से पूर्व और खत्म होती है ग्राहक संतुष्टि पर, जिसमें वस्तु के क्रय विक्रय विज्ञापन आदि क्रियाओं को शामिल किया जाता है, ठीक है। तो विक्रय उपरांत सेवाएं, अब सर विक्रय उपरांत कौन कौन सी सेवाएं होती है? अरे भाई, वस्तु को हमने सेल कर दिया लेकिन कस्टमर के पास उसको उपयोग से पहले कोई प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। मैं एक मोबाइल लेके आया, मैं एक कार लेके आया, मैं एक वॉशिंग मशीन लेके आया, मेरे घर में मैं वॉशिंग मशीन लेके आया हूं। उस वॉशिंग मशीन में जब मैंने वहां पर उसको चला के देखा तो दुकान पे शॉप पे सही चल रही थी, लेकिन जब मैं घर पे लाया वो नहीं चल रही है, वो ठीक प्रकार से काम नहीं कर रही है। मैंने उसके जो डीलर थे उसको फोन किया, वहां का बंदा आया, आकर के मशीन में कुछ प्रॉब्लम थी, उसको ठीक किया। अब वो मशीन फटाफट अच्छी तरह से काम करने शुरू कर दी है और बहुत अच्छा चल रही है। तो ग्राहक को वस्तु बेचने के बाद में भी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर वस्तु बेचने के बाद में कोई समस्या आ रही है तो वो भी किस में शामिल होती है? वो भी मार्केटिंग में शामिल होती है, ठीक है। वो भी किसकी जिम्मेदारी है? अगर आप ये चाहते हैं कि ग्राहक हमारा हमेशा के लिए हमारा बन जाए तो आपको विक्रय उपरांत सेवा भी देनी पड़ेगी, ठीक है। और इसीलिए इसको विपणन का पार्ट माना गया है। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हुए लाभ कमाना। जी हां, आपको मैं बता देना चाहता हूं कि इसी का एक पार्ट है विक्रय। कई लोग क्या करते हैं कि कुछ माल बेचने वाले व्यक्ति आते हैं, उनको कहते हैं मार्केटिंग वाले व्यक्ति आ गए, ठीक है, लेकिन हकीकत में वो मार्केटिंग वाले व्यक्ति नहीं होते, वो तो सेल्स बॉय सेल्स गर्ल्स होती है, ठीक है। वो तो सेल्स पर्सन होते हैं, वो तो विक्रय करने वाले बंदे होते हैं, लेकिन अक्सर उनको मार्केटिंग वाले कह दिया जाता है। ऐसा नहीं है, ठीक है। वो मार्केटिंग वाले नहीं होते, वो तो सेल्स गर्ल या सेल्स बॉयज होते हैं जो विक्रय करने के लिए या फिर एडवर्टीजमेंट करने के लिए मार्केट में आते हैं। क्योंकि लाभ कमाना, यहां पर देखिए सेल्स बॉय या सेल्स पर्सन जो है, उस सेल्स पर्सन का उद्देश्य होता है सिर्फ और सिर्फ लाभ कमाना। येन केन प्रकरण, कैसे भी कर करू करके मुझे लाभ कमाना, उनका एक ही उद्देश्य होता है। भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता, दैट्स क्लियर। ये उनका उद्देश्य होता है जो सेल्स पर्सन है। लेकिन मार्केटिंग वालों का ये उद्देश्य नहीं होता। मार्केटिंग वालों का उद्देश्य होता है कि एक बार जो कस्टमर मुझसे जुड़ गया वो कस्टमर हमेशा हमेशा के लिए मेरा होना चाहिए। ग्राहक को संतुष्टि प्रदान करना मार्केटिंग का उद्देश्य होता है। इसलिए सेल्स एंड मार्केटिंग बोथ आर सो डिफरेंस। सेल्स इज ए पार्ट ऑफ द मार्केटिंग, ठीक है। सेल्स क्या है? तो विक्रय तो एकमात्र विपणन का पार्ट है, मार्केटिंग का एक पार्ट है सेल्स, ठीक है। और सेल्स का मोटिव जो है वो प्रॉफिट कमाना हो सकता है, लेकिन मार्केटिंग का मोटिव सेल्स विद कस्टमर सेटिस्फैक्शन है। ओके, चलते हैं आगे। अब यहां पर दो चीज शामिल हो रही है। विपणन के साथ में एक नया शब्द जुड़ रहा है, मार्केटिंग के साथ में एक नया शब्द जुड़ रहा है, और वो शब्द है विपणन प्रबंध। तो देखिए बच्चों, विपणन के साथ में क्या जुड़ गया? विपणन प्रबंध। तो विपणन अपने आप में बहुत बड़ा क्षेत्र है विपणन का, और उसके साथ में क्या जोड़ दिया गया? उसके साथ में प्रबंध को और जोड़ दिया गया। अब प्रबंध जो है वो अपने आप में एक विशाल वृक्ष के समान है, ठीक है। देखिए, अगर मैं आपको बताऊं तो ये देखिए, ये जो पेड़ आप देख रहे हैं, इस पेड़ का नाम है मैनेजमेंट। क्या नाम है इस पेड़ का? प्रबंध, ठीक है।
और ये जो प्रबंध नाम का जो पेड़ है, इस प्रबंध नाम की पेड़ की काफी सारी ब्रांचेज हैं। इनमें से एक ब्रांच जो है उसका नाम है मार्केटिंग। जब एक ब्रांच का नाम मार्केटिंग है तो पेड़ तो प्रबंध का है ना, तो नाम क्या हो गया, मार्केटिंग मैनेजमेंट। एक ब्रांच का नाम है HM, तो नाम हो गया होटल मैनेजमेंट। एक ब्रांच का नाम है BM, तो नाम हो गया बिजनेस मैनेजमेंट। एक ब्रांच का नाम है AM, एविएशन मैनेजमेंट। एक ब्रांच का नाम है SM, स्कूल मैनेजमेंट। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि मैनेजमेंट जो है ये अपने आप में एक विशाल वट वृक्ष के समान है, एक बनियान ट्री के समान है। ठीक है, तो ये जो ट्री है इसकी मैनी ब्रांचेज हैं, और उनमें से एक ब्रांच कौन सी है, मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो हम ये एक ब्रांच जो है बिजनेस मैनेजमेंट की, एक ब्रांच जो है मार्केटिंग मैनेजमेंट, हम इसके बारे में आप सेकंड पैराग्राफ में पढ़ेंगे। तो देखिए मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है, आइए जानते हैं इसके बारे में। देखिए, जब विपणन की क्रिया में प्रबंधकीय क्रियाओं का समावेश कर दिया जाए, विपणन के कार्य में, विपणन में या विपणन के कार्य में प्रबंधकीय क्रियाओं का समावेश कर दिया जाए, प्रबंधकीय क्रियाओं का सहारा लिया जाए, तो उसे विपणन प्रबंध कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, विपणन प्रबंध। आप मार्केटिंग करने जा रहे हैं, आप किसी भी वस्तु को लॉन्च करने से पहले उसके बारे में आप प्लानिंग कर रहे हैं, मुझे इस वस्तु को किस समय लॉन्च करना है, कहां लॉन्च करना है, कब लॉन्च करना है, तो प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, सोच विचार कर रहे हैं, तो सोच विचार करना किसका कार्य है, सोच विचार करना प्रबंध का कार्य है। और विपणन में किसी भी हम जो वस्तु को जो जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें ग्राहक की मांग, रुचि, फैशन, आदत, उन चीजों को ध्यान में रख करके फिर हम उसके बारे में प्लानिंग कर रहे हैं। तो विपणन के साथ में क्या जुड़ गई, नियोजन की क्रिया जुड़ गई, तो विपणन नियोजन हो गया। विपणन के साथ में उद्देश्य जुड़ गए, ठीक है, विपणन के साथ में संगठन जुड़ गया, विपणन के साथ में निर्देशन जुड़ गया, विपणन के साथ में नियंत्रण जुड़ गया। तो ये सभी क्या है, दीज आर एलिमेंट्स ऑफ द मैनेजमेंट। तो जब प्रबंध के कार्यों का समावेश विपणन की क्रियाओं में कर दिया जाता है तो उसे विपणन प्रबंध के नाम से जाना जाता है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। विपणन प्रबंध संपूर्ण प्रबंध का ही एक भाग है। मैंने अभी आपको ट्री में बताया कि एक पार्ट है। विपणन प्रबंध से अभिप्राय उन क्रियाओं के नियोजन से है। देखिए उन क्रियाओं के नियोजन, ये नियोजन किसका कार्य है बोलो, ये नियोजन है प्रबंध का कार्य। उन क्रियाओं के नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण से है जो उत्पादक एवं उपभोक्ता अथवा उत्पाद एवं सेवा के उपयोगकर्ता के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं के विनिमय को सरल बनाता है। मतलब वही प्रोडक्शन केंद्र से लेकर के कस्टमर तक पहुंचाने के लिए कौन कौन सी क्रियाएं करनी है, कौन कौन सी एक्टिविटीज करनी है, उसके बारे में सोचना, समझना, प्लानिंग करना और किस प्रकार से आसानी से उसको वहां तक पहुंचानी है, यही तो विपणन नियोजन है। विपणन प्रबंध बाजार में विपणन से इच्छित परिणाम प्राप्त करने पर केंद्रित रहता है। विपणन प्रबंध का उद्देश्य क्या है, तो बाजार से इच्छित परिणाम। इच्छित परिणाम क्या है, तो इच्छित परिणाम का मतलब है जो हम चाहते हैं, जो एक बिजनेसमैन चाहता है। अब एक बिजनेसमैन क्या चाहता है, वो सबसे पहले अपना उद्देश्य डिटरमाइन करता है कि हमें इतना लक्ष्य प्राप्त करना है। ठीक है, तो इच्छित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम विपणन प्रबंध का उपयोग करते हैं। विपणन प्रबंध बाजार में विपणन से इच्छित परिणाम प्राप्त करने पर केंद्रित रहता है। कुछ प्रमुख विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषा है। फिलिप कॉटलर कहते हैं कि विपणन प्रबंध उन कार्यक्रमों का विश्लेषण, नियोजन, क्रियान्वयन तथा नियंत्रण करना है जो संगठन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पारस्परिक हितकारी विनिमय एवं संबंधों का सृजन करने, निर्माण करने तथा उन्हें बनाए रखने के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये जो सारी क्रियाएं जो हैं ये किससे जुड़ी हुई है, ये सारी क्रियाएं मार्केटिंग से जुड़ी हुई है। कार्यक्रमों का विश्लेषण एनालिसिस करना, हाँ, उनका प्लानिंग करना, उनको एक्टिवेट करना, उन पर कंट्रोल करना ताकि हमें संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके।
ठीक है, और उन्हें बनाए रखना। चलते हैं आगे। स्टीफ एवं कंडिफ के अनुसार, देखिए ये स्कॉलर क्या कहते हैं, जानते हैं इनके विचार को भी, ठीक है। स्टीफ एवं कंडिफ जो है उनके अकॉर्डिंग, स्टीफ एवं कंडिफ के अकॉर्डिंग विपणन प्रबंध संपूर्ण प्रबंध का वह कार्यकारी क्षेत्र है। कार्यकारी का मतलब क्या है भाई? कार्यकारी का मतलब है जो कार्य करने वाला है, ठीक है, जो एक्टिव पार्ट्स है, जो कार्य करता है, वह कार्यकारी क्षेत्र है जो उपक्रम के विपणन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं के संचालन से संबंधित है, ठीक है। कंडिफ की परिभाषा, जॉनसन कहते हैं कि विपणन प्रबंध व्यावसायिक क्रिया का वह क्षेत्र है जिसमें संपूर्ण विक्रय अभियान के सभी चरणों के संबंध में योजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन सम्मिलित है। कि हमें देखिए व्यावसायिक क्रिया की बात तो कर ही रहे हैं, तो व्यावसायिक क्रिया का वह क्षेत्र जिसमें संपूर्ण विक्रय अभियान, अभी जो विक्रय अभियान जो शब्द जुड़ा है ना, ये विक्रय अभियान ये इनडायरेक्टली मार्केटिंग मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। क्योंकि जब भी आप कोई अभियान चलाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली किसी मैनेजमेंट का पार्ट होता है, क्योंकि उसमें पहले प्लानिंग होती है और उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ता है। विक्रय अभियान के सभी चरणों के संबंध में योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन सम्मिलित है। विलियम जे स्टैंटन के अनुसार विपणन विचार का क्रियात्मक, विपणन विचार, यस, मार्केटिंग कंसेप्ट, मार्केटिंग थ्योरी का क्रियात्मक रूप ही विपणन प्रबंध होता है। कि हमें मार्केटिंग कैसे करनी, बस ये विचार जो है यही क्या कहलाता है? विपणन प्रबंध कहलाता है। इन सभी परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि विपणन प्रबंध समग्र प्रबंध की वह शाखा है। विपणन प्रबंध समग्र प्रबंध की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ग्राहकों की संतुष्टि का अध्ययन किया जाता है। मैंने आपको दो बात बताई, इनको हमेशा के लिए गांठ बांध लो। मार्केटिंग की जब भी चर्चा होगी हमेशा ये बातों को बिल्कुल दिमाग से निकालना मत। पहली बात, विपणन शुरू होता है उत्पादन से पहले। दूसरी बात, विपणन खत्म होता है ग्राहक संतुष्टि पर। आपने जो वस्तु ग्राहक को दी है, ग्राहक का रेस्पॉन्स मिलने के बाद मार्केटिंग पूरी होती है, ठीक है। तो ग्राहकों की आवश्यकता का अध्ययन किया जाता है तथा उनकी संतुष्टि के लिए प्रभावी विपणन कार्यक्रमों का विश्लेषण, नियोजन, क्रियान्वयन, नियंत्रण आदि किया जाता है। विपणन प्रबंध विपणन विचारों, क्रियाओं तथा प्रयासों का वास्तविक रूप में क्रियान्वयन है। विपणन की प्रबंध के कार्य के रूप में अनेक क्रियाएं शामिल है। अब विपणन प्रबंध में हमें कौन कौन से काम करने होते हैं, ये तो जनरल बातें थी, ठीक है, ये तो जनरल बातें थी। हमने जाना कि मार्केटिंग का मतलब क्या है। अब क्वेश्चन पुटअप होता है कि मार्केटिंग में कौन कौन से काम होते हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट में कौन कौन से काम होते हैं। तो आइए जानते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट में कौन कौन से कार्य होते हैं। सबसे पहला काम है वो है बाजार विश्लेषण के कार्य। बाजार विश्लेषण, मार्केट एनालिसिस फंक्शन। मार्केट एनालिसिस क्या है, बाजार विश्लेषण क्या है? देखिए कोई भी काम करने जा रहे हैं, किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले आप एक छोटी सी दुकान से लेकर के बड़े से बड़े कारोबार तक अगर आप न्यू एस्टेब्लिशमेंट करने जा रहे हैं या उसमें कुछ इनोवेशन करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको मार्केट का रिसर्च करना पड़ेगा। क्या रिसर्च करना पड़ेगा? बाजार में वर्तमान समय में चलने वाली हवाओं का, चलने वाली दशाओं का, मतलब मार्केट की कंडीशंस का आपको जानकारी होना जरूरी है, जिसमें ग्राहक की मांग, रुचि, फैशन, आदत, इन सभी चीजों के बारे में आपको जानना होगा। देखिए इसी के द्वारा प्रबंधक यह भी ज्ञात कर सकता है कि उसके भावी ग्राहक कौन कौन से हो सकते हैं।
ठीक है। इसके द्वारा विपणन प्रबंधक अपने ग्राहकों की आवश्यकता, इच्छा, रुचि आदि का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। बाजार में वस्तु की मांग और पूर्ति का अनुमान भी बाजार विश्लेषण के द्वारा ही संभव है। आप कारोबार करने जा रहे हैं, आप जिस चीज का उत्पादन करने जा रहे हैं, अगर मार्केट में उसकी डिमांड ही नहीं है, तो क्या आपके द्वारा बनाया गया उत्पाद सक्सेस हो पाएगा? बताइए। अगर उसकी मार्केट में डिमांड नहीं है तो आपके द्वारा बनाया गया उत्पाद सक्सेस नहीं हो पाएगा। जैसे आज के समय में अगर कोई व्यक्ति अगर कोई कंपनी कीपैड मोबाइल बनाती है, ठीक है, वो भी वह मोबाइल जो पहले चलता था। अगर कोई कंपनी कीपैड मोबाइल बनाती है, ठीक है, और इसमें लेटेस्ट फीचर नहीं है, उसमें अगर लेटेस्ट फीचर नहीं है तो क्या वह उत्पाद चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। क्यों? क्योंकि अब बदलाव आ चुका है, अब समय बदल चुका है। अगर कोई कंपनी टच स्क्रीन मोबाइल बनाती है लेकिन वो 2G या 3G मोबाइल बनाती है, तो क्या उसके मोबाइल्स बिकेंगे? हो सकता है बिके, लेकिन मार्केट में एक जो स्पीड होती है वो नहीं पकड़ पाएंगे। ठीक है, तो बात ये कर रहे हैं कि मार्केट में अगर आपने ग्राहकों की मांग, रुचि, आवश्यकता, इच्छा, रुचि आदि का ज्ञान प्राप्त नहीं किया, मार्केट में डिमांड और सप्लाई की थ्योरी को आपने नहीं देखा, तो आपका उत्पाद सक्सेस नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त बाजार की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति का अध्ययन करने, बाजार वातावरण का अध्ययन करने, ग्राहकों की क्रय शक्ति, आय, क्रय उद्देश्य की जानकारी प्राप्त करने के लिए भी बाजार विश्लेषण का अध्ययन करना परम आवश्यक है। अब मार्केट में अगर मंदी चल रही है और आप कोई हैवी या महंगी वस्तु लॉन्च कर रहे हैं, तो क्या वस्तु बिक पाएगी? क्या ग्राहक उसके ऊपर परचेजिंग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट में अगर मंदी काल है तो ऑटोमेटिकली जब व्यक्ति की इनकम नहीं जनरेट हो रही है तो वह एक्सपेंस कैसे करेगा? इसके माध्यम से प्रबंधक बाजार की विद्यमान स्थिति, ग्राहकों की स्थिति का पूर्ण अध्ययन कर लेते हैं। क्लियर? आगे है विपणन नियोजन। देखिए विपणन नियोजन क्या है। सबसे पहला काम हमने बाजार का विश्लेषण किया, दूसरा बिंदु है विपणन नियोजन। नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग करना। मार्केटिंग करनी है हमें, विपणन करना है, तो विपणन के बारे में हमें कुछ सोच विचार करना। विपणन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विपणन प्रबंधक का एक और महत्वपूर्ण कार्य उचित विपणन योजना का विकास करना। कहा गया ना कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगाड़े आपको जग में होता है कि हमें अगर बिना विचारे कोई काम करेंगे तो नो डाउट काम बिगड़ेगा। इसलिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, उसके बारे में सोच विचार करना पड़ता है, उसके बारे में प्लानिंग करनी पड़ती है। और हमें यहाँ पर भी जो मार्केटिंग करने जा रहे हैं तो उसके बारे में प्लान तो बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है, कि निर्धारित लक्ष्य क्या है हमारा और उस लक्ष्य को हम कैसे प्राप्त करेंगे, उसके लिए हमें योजना तैयार करनी पड़ेगी। और इस योजना को क्या कहते हैं? विपणन नियोजन कहते हैं, जिसमें उत्पादन के स्तर में वृद्धि कैसे करनी है, उत्पाद वस्तुओं का प्रमोशन कैसे करना है, ठीक है, आदि महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया जाता है। इसके बाद में है विपणन संचार कार्य, मार्केटिंग कम्युनिकेशन। संचार कार्य विपणन का एक महत्वपूर्ण कार्य है। प्रत्येक विपणन प्रबंधक को अपनी संस्था में कुशल विपणन संचार व्यवस्था करनी होती है। विपणन संचार के लिए विज्ञापन, विक्रय, विक्रय संवर्धन, विक्रय संवर्धन, विपणन अनुसंधान, विक्रय कला, प्रचार, सुझाव आदि महत्वपूर्ण साधन है। देखिए कम्युनिकेशन, विपणन संचार। संचार का मतलब क्या है? संप्रेषण। संप्रेषण का मतलब क्या है? अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाना। आपको पता है जो
दिखता है सो बिकता है। बोलने वाला व्यक्ति अपनी मिट्टी को भी बेच सकता है और नहीं बोलने वाला व्यक्ति सोना भी नहीं बेच पाएगा, ऐसा कहा जाता है। मार्केटिंग में यही चीज शामिल है कि आपने कोई वस्तु बनाई, आपने कोई चीज जनरेट की, आपने कोई नया इनोवेशन किया, तो लोगों तक उसकी इंफॉर्मेशन जानी चाहिए, लोगों तक उसकी सूचना पहुंचनी चाहिए कि हमारे पास ये न्यू आइडिया है और हमने ये न्यू चीज जनरेट की है। जब तक लोगों के पास आपके इनोवेशन की इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी, लोग उसके ऊपर ट्राई कैसे करेंगे, उसको आजमाएंगे कैसे, उसको एक्सेप्ट कैसे करेंगे, उसको परचेज कैसे करेंगे। ठीक है, तो विक्रय कला, प्रचार, विज्ञापन आदि से संस्था अपने विद्यमान और भावी ग्राहकों की ग्राहकों को आवश्यक संदेश पहुंचाती है, जबकि विपणन अनुसंधान द्वारा ग्राहक वस्तुओं के बारे में अपने सुझाव तथा शिकायतें संस्था तक पहुंचाते हैं। देखो दो चीजें, विपणन अनुसंधान अलग चीज है और विपणन संचार अलग चीज है। विपणन अनुसंधान में ग्राहक अपने सुझाव दे रहे हैं, जबकि विपणन संचार में कंपनी, संस्था, बिजनेस जो है वो अपनी बात ग्राहकों तक पहुंचा रहे हैं। कम्युनिकेशन दोनों तरफ से हो रहा है, इधर से भी उधर जा रहा है और उधर से भी इधर आ रहा है। मैं एक संस्था हूं, मैं एक व्यवसायी हूं, तो मैं मेरी बातों को ग्राहक तक पहुंचा रहा हूं और व्यवसाय जो है वो अपनी बातों को मुझ तक पहुंचा रहा है, ग्राहक अपनी बातों को मुझ तक पहुंचा रहा है। अतः एक विपणन प्रबंधक द्विमार्गी संचार की व्यवस्था करता है। ध्यान रखना, इसको इंपॉर्टेंट लाइन समझ के अंडरलाइन कर लेना कि विपणन प्रबंधक जो है वो कैसे संचार की व्यवस्था करता है। तो द्विमार्गी संचार की व्यवस्था करता है, क्योंकि एक तरफ जहां वो अपनी बात को ग्राहकों तक पहुंचाता है विपणन संचार के माध्यम से, वहीं दूसरी ओर ग्राहकों की बात को जानता है विपणन प्रबंध के अंदर एनालिसिस के द्वारा, अनुसंधान के द्वारा। उत्पाद का रूपांकन एवं विकास। अब हमने संचार कर दिया, हमने लोगों की बातों को जान लिया कि लोग क्या चाहते हैं और हमने हमारी बात लोगों तक पहुंचाई कि हम ऐसा करने जा रहे हैं, आपकी क्या राय है, आपकी क्या एडवाइस है। लोगों ने पिछले उत्पाद को जो यूज किया था उसके बारे में अपनी एडवाइस वगैरह हमें पहुंचा दी। अब हम बात कर रहे हैं उत्पाद का रूपांकन एवं विकास। रूपांकन का मतलब क्या है, उसका रंग, रूप, आकार, डिजाइन वगैरह जो है उसको तैयार करना। ठीक है, कि वस्तु जो है, जैसे मेरे हाथ में ये पेन है तो इसका रंग, रूप, आकार की, इसमें मुझे गोल बनाना था या फिर मुझे इसमें ये चौकोर बनाया हुआ पेन है, ठीक है, तो इसको ऐसा ही क्यों बनाया, इसको बिल्कुल एकदम राउंड गोल क्यों नहीं किया गया। कहीं ना कहीं इसके पीछे एनालिसिस था कि इसको पकड़ने में आसानी रहेगी अगर ये यहां से ऐसे चिपका हुआ होगा तो ये उत्पाद का रूपांकन कहलाता है, उसका विकास कहलाता है। विपणन प्रबंध का एक और महत्वपूर्ण कार्य है उत्पाद का रूपांकन एवं विकास। उत्पाद का रूपांकन लक्षित उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद को और अधिक आकर्षित बनाने में सहायक होता है। अब देखिए, टूथब्रश के पीछे की साइड में टंग क्लीनर भी आता है ना। तो टंग क्लीनर जो दिया गया है वो पहले नहीं आता था, बाद में इसको ऐड किया गया है। ग्राहक जो है दांत साफ करने के साथ साथ अपनी जीभ को भी साफ करे, है ना, स्वास्थ्य वर्धक चीज उसमें और ऐड कर दी गई ताकि लोग सामान्य टूथब्रश खरीदने की बजाय टंग क्लीनर वाली टूथब्रश को खरीदे। तो ये क्या है, ये उत्पाद का रूपांकन और उसका विकास है। बच्चों की जो टूथब्रश आती है, बच्चों की टूथब्रश उसमें गुड्डे गुड़िया बने आते हैं, ऐसे टिकने वाली ब्रश आती है, ठीक है, उसकी साइज छोटी होती है, तो ये क्या है, ये रूपांकन है। ठीक है, बच्चों की जो ब्रश आती है थोड़ी डिजाइनेबल आती है ताकि बच्चे उसको लेकर के खुशी खुशी ब्रश कर सके। एक अच्छा स्वरूप उत्पाद की उपयोगिता को बढ़ा सकता है तथा बाजार में इसे और अधिक प्रतियोगी बना सकता है। बिल्कुल जी हाँ, रंग, रूप, आकार, डिजाइन का बहुत फर्क पड़ता है मार्केट में। आप जो वस्तु बनाने जा रहे हैं तो उसका डिजाइन जो है, उसका रंग, रूप, आकार है, वो बहुत इफेक्टिव बनाता है उसे। आगे है बाजार का वर्गीकरण। ठीक है, देखिए बाजार का वर्गीकरण, अब बाजार का जो वर्गीकरण जो है, इस पॉइंट में हम क्या करते हैं, तो हम पढ़ रहे हैं कि मार्केटिंग मैनेजमेंट में कौन कौन से काम होते हैं। तो सबसे पहले हम 4 पॉइंट पढ़ चुके, 5वां पॉइंट है कि बाजार वर्गीकरण। और बाजार का वर्गीकरण का मतलब क्या है, देखिए मार्केट में डिफरेंट टाइप्स के कस्टमर्स होते हैं। ठीक है, जैसे सपोज मुझे अगर कोई कपड़े की शॉप खोलनी है, मुझे कोई कपड़े का बिजनेस करना है। अब कपड़े का बिजनेस करना तो कपड़े के मार्केट में बहुत से कस्टमर्स हैं,
गर्ल्स भी है, बॉयज भी है, जेंट्स भी है, लेडीज भी हैं, ओल्ड भी है, यंग भी है, ट्रेडिशनल भी है, मॉडर्न भी है। ठीक है, तो मुझे किस तरह का मार्केट में मुझे व्यापार करना है, कौन से प्रकार के मुझे कपड़े का कारोबार करना है, मुझे कॉटन का करना है या फिर मुझे आपके जो रेडीमेड जो कपड़े आते हैं, ठीक है, या फिर किसी पर्टिकुलर कंपनी के मुझे जो कपड़े आते हैं उनका मुझे कारोबार करना है। तो बात ये कर रहे हैं कि जब भी हम मार्केटिंग मैनेजमेंट करते हैं तो मार्केटिंग मैनेजमेंट में किसी एक टाइप को, ठीक है, सपोज मुझे शॉप खोलनी है या मुझे कारोबार करना है, मुझे संस्था चलानी है, मुझे बिजनेस चलाना, तो मेरा एक टाइप होगा कि मुझे केवल जेंट्स जो हैं उनके परिधान जो है, उनके जो कपड़े जो है, जो स्पेशली पार्टी वियर जो कपड़े होते हैं, मुझे उन पे फोकस करना है। तो किसी एक लाइन को सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो मैंने पार्टी वियर जो होते हैं, पार्टी वियर को मैंने सेलेक्ट किया और पार्टी वियर ड्रेसेस जो हैं वो मैंने मेरे शोरूम में या मेरे जो शॉप वगैरह उसमें उसको लगा दिया। तो बात यह कर रहा है कि कोई भी संस्था अपनी किसी वस्तु से सभी ग्राहकों को संतुष्ट नहीं कर सकती। अतः प्रत्येक संस्था को संपूर्ण बाजार में से कुछ विशेष प्रकार के ग्राहकों का ही चुनाव करना चाहिए कि भैया मेरा कस्टमर केवल वो व्यक्ति होगा जो पार्टी में जाना चाहता है। ठीक है, तो पार्टी वाले जो कस्टमर्स हैं उनके लिए मैं कुछ करना चाहता हूं तथा उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास भी करना चाहिए। उनकी समान, अब जैसे मान लो कोई शेरवानी की शॉप है, अब शेरवानी की शॉप पे अगर आप जाकर बोलेंगे भैया मुझे कोई टॉवल देना, तो क्या मिल जाएगा? आप नॉर्मल कहोगे भैया मुझे स्कूल की ड्रेस देना, मुझे स्कूल की पैंट देना, क्या मिल जाएगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां पर जो शेरवानी की जो शॉप है वहां पर आपको केवल वही चीज मिलेगी। ये ऐसे कहे कि अगर हम जूतों के शोरूम में जाकर के अगर हम वहां पर पगड़ी मांगे तो क्या मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये बाजार वर्गीकरण है। उनकी समान प्रकार की विशेषताओं, आवश्यकताओं, इच्छाओं, रुचियों के अनुसार समूह का उप बाजारों के अनुसार वर्गीकरण करना ही बाजार का वर्गीकरण है। प्रत्येक संस्था बाजार वर्गीकरण करके किसी एक या अधिक बाजारों का चुनाव कर सकती है एवं उन्हीं बाजारों की आवश्यकताओं के अनुरूप अपना विपणन कार्यक्रम निर्धारित कर सकती है। बाजारों का वर्गीकरण, ठीक है, क्लियर। उसके बाद है प्रमापीकरण एवं श्रेणीयन। प्रमापीकरण का मतलब क्या है? स्टैंडर्डाइजेशन एंड डिविजन्स। प्रमापीकरण का अर्थ पूर्व निर्धारित विशिष्टताओं के अनुरूप वस्तुओं का उत्पादन करना जिससे उत्पाद में एक रूपता तथा अनुकूलता आती है। हमने वस्तु बनाने से पहले एक स्टैंडर्ड बना दिया, एक लेवल तय कर दिया कि हमें इस लेवल की वस्तु बनानी है। हमारे जो प्रोडक्ट हैं उन प्रोडक्ट में हमको ये चीजें डालनी है। ठीक है, तो हमने एक क्या बना दिया, एक रूपता लाने के लिए, उनमें अनुकूलता लाने के लिए हमने पहले उसका एक लेवल तय कर दिया। प्रमापीकरण क्रेताओं को यह सुनिश्चित करता है कि वस्तुएं पूर्व निर्धारित गुणवत्ता, मूल्य एवं पैकेजिंग के अनुसार है। मतलब प्रमापीकरण का मतलब हमने हमारी वस्तु को बनाने से पहले, उसको मार्केट में लॉन्च करने से पहले हमने उसका एक लेवल तय कर दिया कि हमारी वस्तु का लेवल ये रहेगा, उसकी ये तो प्राइस रहेगी, ये उसका रंग रूप आकार रहेगा, ये उसमें इंग्रेडिएंट रहेंगे, ये उसमें तत्व रहेंगे। ठीक है, और उसको खाने से या उसको पहनने से ये बेनिफिट्स होंगे और इसको इसलिए कस्टमर लाइक करेगा क्योंकि इसमें ये चीजें इंक्लूड्स हैं। तो बात कर रहे हैं प्रमापीकरण की। श्रेणियन के अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं को उनकी किस्म तथा उनके गुणों के अनुसार विभिन्न वर्गों में बांट दिया जाता है। देखो, मार्केट में शर्ट लेने जाओ, क्या सभी शर्ट्स आपको शोरूम में रखी हुई समान कीमत की मिलेगी? नहीं मिलेगी। छोड़ो, नॉर्मल वे में सब्जी मंडी में सब्जी लेने जाओ, क्या सभी एप्पल्स आपको समान प्राइस के मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि इट्स डिपेंड ऑन द क्वालिटी। वो उनकी क्वालिटी के अनुसार अलग अलग भागों में बटे हुए मिलेंगे। एक शर्ट आपको 100 रुपए की भी मिल सकती है और एक शर्ट आपको 1000, 10,000, 20,000 की भी मिल सकती है। ठीक है, दोनों में किस बात का डिफरेंस है? क्वालिटी का। तो क्वालिटी के बेस पे अलग अलग उनको कर दिया, अलग अलग श्रेणी में बांट दिया। ठीक है, अब हमारे समाज में भी श्रेणी बटी हुई है, निम्न वर्ग, निम्न आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग और उच्च आय वर्ग।
तो आपका जो प्रोडक्ट है वो कौन से आय वर्ग के लोगों के लिए तैयार किया गया है, इसलिए इसको श्रेणियन में शामिल किया जाता है, इसलिए वस्तुओं का श्रेणियन किया जाता है। पैकेजिंग एवं लेबलिंग। पैकेजिंग एवं लेबलिंग का मतलब क्या है? वस्तु को बहुत अच्छी तरीके से पैक करना और उसके ऊपर लेबल लगाना। देखिए, लेबल का और पैकिंग का अपने आप में बहुत बड़ा योगदान है। बताया मैंने आपको, जो दिखता है सो बिकता है। पैकेजिंग, वस्तु कैसी भी है, ठीक है, लेकिन पैकिंग का बहुत बड़ा रोल है। पैकिंग 3 तरह की होती है, इनर, मिडिल और अपर। सबसे अंदर की पैकिंग जिसमें वस्तु बनी रहती है, उसके ऊपर का कवर जो कुछ समय तक रहता है, और उसके ऊपर का कवर जो कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए लगाया जाता है ताकि वस्तु टूटे नहीं, फूटे नहीं, वस्तु के ऊपर मौसम का प्रभाव न पड़े, सुरक्षित रहे। तो पैकिंग, किसी भी वस्तु को एक अच्छे कवर में टाइप करना, बांधना पैकेजिंग कहलाता है। ठीक है। जब कोई विपणन विभाग अपनी संस्था द्वारा निर्मित संयोजित वस्तुओं का विक्रय करता है तो उस विभाग को उन वस्तुओं का नामांकन एवं पैकेजिंग भी करनी पड़ती है। नामांकन मतलब उसको नाम देना। पैकेजिंग का अर्थ उत्पाद के पैकेज का रूपांकन करना। लेबलिंग में पैकेज पर जो लेबल लगाए जाते हैं उनका रूपांकन किया देखा जाता है। किसी भी वस्तु के ऊपर एक लेबल लगा होता है, उस लेबल को हम क्या बोलते हैं? उस लेबल को हम बोलते हैं लेबलिंग। मेरे हाथ में ये बोतल है, ठीक है। अब इस बोतल के ऊपर लेबल लगा हुआ है कोका कोला। ये क्या है? ये जो आप देख रहे हैं रेड कलर की, जिसपे ये एक चिप सी लगी हुई है, ये क्या है? ये लेबल है। तो हर उत्पाद के ऊपर एक लेबल लगा होता है। इस लेबल से हमें पता लगता है कि किस कंपनी की है, ठीक है। अब इसको पैक कर रखा है, अब इसके अंदर कोका कोला मान लो भरी हुई है, ठीक है। तो ये एक पैकिंग है, ये एक क्या है? ये एक पैकिंग है। इस बोतल को ऐसा ही क्यों बनाया गया? ताकि पकड़ने में आसानी रहे, ठीक है। तो ये उत्पाद का रूपांकन था। इस बोतल को ऐसा क्यों बनाया गया? ताकि पकड़ने में क्या रहे? ग्रिपिंग में आसानी रहे। तो ये उत्पाद का रूपांकन था। इसको बिल्कुल सिंपल भी बना सकते थे, लेकिन पकड़ने में आसानी के लिए इसको ऐसा बनाया गया, डिजाइनेबल बनाया गया। इसमें नीचे जो लास्ट में देखो ये डिजाइन जो बनाई गई है ना, ये उत्पाद का रूपांकन की बातें हैं। ये किसको ऐसे, किसको चौकोर क्यों नहीं बनाई गई, ठीक है। तो उत्पाद का क्या है? ये रूपांकन है। ये लेबलिंग हो गई। अब मैं इस बोतल को एक साथ में 10 बोतल लेकर के उनको पूरा कवर कर देता हूं, पैकिंग कर देता हूं उसकी, ताकि ट्रांसपोर्टेशन के लिए आसानी रहे, उठाने करने के लिए आसानी रहे। एक कार्टून में रख देता हूं, तो कार्टून में मैंने इसको रख दिया, क्या कहलाएगा? पैकेजिंग कहलाएगा। क्लियर? अच्छा, तो हमने बात की पैकेजिंग की, लेबलिंग की। इसके ऊपर एक लेबल लगा हुआ है जो उसके बारे में हमें जानकारी देता है। पैकेजिंग के द्वारा वस्तुओं के रंग, रूप एवं किस्म की सुरक्षा प्रदान की जाती है। देखिए, गोबर की मिठाई, चांदी का वर्क, ठीक है। अंदर से माल मैटर कैसा है वो बाद की चीज है। सबसे पहले नजर कहां लगती है? सबसे पहले नजर ऊपरी चीज पे पड़ती है। व्यक्ति नहा के आया या नहीं नहा के आया, लेकिन उसका कम से कम चेहरे पे उसने अच्छा क्रीम पाउडर लगा रखा है, अच्छा चमक दमक दिखी, तो लगता है कि हाँ व्यक्ति नहा धो के आया होगा, चाहे भले उसको नए 7 दिन हो गए। तो यहां पर पैकिंग की बात करिए, ऊपरी चमक दमक की बात की जा रही है। आगे है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग क्या है? किसी उत्पाद की सफलता में सही ब्रांड नाम का चयन। देखिए, किसी भी कंपनी का कोई विशेष नाम का चयन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विपणन के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय यह लिया जाता है कि क्या उत्पाद को इसका वर्ग विशेष के नाम से बेचा जाए अथवा इनकी बिक्री ब्रांड के नाम जैसे पोलर पंखे अथवा रोटोमेक पेन से की जाए। ब्रांड का नाम उत्पाद को अन्य उत्पादों से भिन्न बनाता है, जिसमें उत्पाद के लिए उपभोक्ता का लगाव पैदा करते हैं तथा इससे विक्रय संवर्धन में सहायता मिलती है। ब्रांडिंग क्या है? ब्रांडिंग किसी भी कंपनी का नाम जिसके द्वारा उसको पहचाना जाए, जिसके द्वारा उसको पहचाना जाए, जैसे MDH, ठीक है। तो MDH मैंने बोला, तो MDH एक ब्रांड है, ठीक है। जैसे मैंने अगर कोका कोला बोला तो कोका कोला क्या है? एक ब्रांड नेम है। रोटोमेक पेन का इसमें एग्जांपल आपको दिया हुआ है, तो रोटोमेक पेन क्या है? एक ब्रांड है। तो बात कर रहे हैं कि MI क्या है? एक ब्रांड है। तो ब्रांडिंग
सहायता करता है विक्रय संवर्धन में और वस्तु को पहचानने में, आइडेंटिफाई करने में कि यह किस ब्रांड की वस्तु है। आगे है ग्राहक समर्थन सेवा। ग्राहक समर्थन सेवा क्या है? देखिए, ग्राहक समर्थन सेवा का मतलब है ग्राहक समर्थन सेवाएं ग्राहकों द्वारा बार बार क्रय करने एवं उत्पाद के ब्रांड के प्रति स्वामी भक्ति विकसित करने में अत्यधिक प्रभावी सिद्ध होती है। विपणन प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य ग्राहक समर्थन सेवाओं का विक्रय करना, जैसे बिक्री के बाद की सेवाएं। नाम से पता लग रहा है ग्राहक समर्थन, ग्राहकों को सपोर्ट करने वाली सर्विसेज, ऐसी सेवाएं जो ग्राहकों को क्या करती है? सपोर्ट करती है। वस्तु बिकने के बाद में भी कई बार ग्राहक को परेशानी होती है, तो वस्तु बेचने के बाद अगर ग्राहक का कोई कॉल आता है या ग्राहक की कोई क्वेरी होती है तो उसको सेटिस्फाई करना। ग्राहक ने वस्तु परचेज कर ली और अगर उसे कोई समस्या होती है तो समस्या का समाधान करना क्या कहलाएगा? ग्राहक समर्थन सेवाएं। वस्तु बिकने के बाद, वस्तु को बेचने के बाद दी जाने वाली सेवाएं, ग्राहक समर्थन सेवाएं। ग्राहकों की शिकायतों को दूर करना और समायोजनों को देखना। साथ सेवाएं, रख रखाव सेवाएं, तकनीकी सेवाएं आदि, ये सब क्या कहलाती है? सब ग्राहक समर्थन सेवाएं कहलाती है। और उसके बाद में है उत्पाद का मूल्य निर्धारण। देखिए, ये बड़ा काम की चीज है, क्योंकि उत्पाद का जो मूल्य निर्धारण है, मूल्य का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। अगर आपने किसी वस्तु का मूल्य बहुत ज्यादा रख दिया तो वह भी हानिकारक है, और अगर किसी वस्तु का मूल्य बहुत कम रख दिया तो वह भी हानिकारक है। कम होने पर ग्राहक आपकी क्वालिटी के बारे में संशय करेंगे। वस्तु की कीमत अगर बहुत कम आपने रख दी तो ग्राहक उसमें आपकी क्वालिटी के बारे में संशय करेंगे, और अगर उसकी कीमत ज्यादा रख दी तो एक अमूमन साधारण व्यक्ति उस तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए कीमत सदैव ऐसी रखी जाए जो न तो बहुत ज्यादा हो न बहुत कम हो, लगभग उसकी लागत में थोड़ा बहुत उसका जो प्रॉफिट है उसको ऐड करके ही कीमत रखी जानी चाहिए। समाज के परिवेश को ध्यान में रखकर की कीमत रखी जाती है। किसी वस्तु की मांग का उसके मूल्य से सीधा संबंध होता है। बिल्कुल, मांग और मूल्य दोनों अपोजिट होते हैं। यदि मूल्य कम है तो उत्पाद की मांग अधिक होगी, इसके विपरीत मूल्य के अधिक होने पर मांग कम हो जाती है। जी हां, बिल्कुल। अगर इस पेन की कीमत 100 रुपए है तो ग्राहक इसके 10 होंगे, लेकिन अगर इस पेन की कीमत अगर 10 रुपए हो जाए तो हो सकता है ग्राहक इसके 100 हो जाए। ठीक है, अधिक होने पर मांग कम हो जाती है। उत्पाद का मूल्य वह राशि है जिसका भुगतान उत्पाद को प्राप्त करने के लिए ग्राहक को करना होता है। मूल्य क्या होता है? तो वह राशि जो ग्राहक किसी वस्तु के बदले पे करता है उसे क्या कहते हैं? उसे मूल्य कहते हैं। मूल्य एक महत्वपूर्ण तत्व है जो बाजार में किसी उत्पाद की सफलता अथवा असफलता को प्रभावित करता है। विपणनकर्ताओं को मूल्य निर्धारक तत्वों का ठीक से विश्लेषण करना चाहिए। ठीक है, तो हमने विपणन प्रबंध के 10 बिंदुओं का अध्ययन किया। अब उसके बाद जो बिंदु है वो है विक्रय। देखिए, हमने उत्पाद का रूपांकन कर लिया, ब्रांडिंग कर ली, पैकेजिंग कर ली। ठीक है, अब वस्तु को अगर बनाने के बाद में अगर वस्तु का सही समय पर विक्रय नहीं हुआ तो सारा किया कराया बेकार है। ठीक है, तो सफलता लास्ट पॉइंट क्या है? विक्रय। सफलता का लास्ट पॉइंट क्या है? विक्रय। हमने जो काम कर रहे हैं सब विक्रय के लिए कर रहे हैं कि वस्तु बिके। अगर वस्तु का विक्रय नहीं हुआ तो हमारी विपणन मार्केटिंग सब बेकार है, क्योंकि धुरी क्या है? माल का बिकना। जो उत्पाद आपने बनाया ना वो माल बिकना चाहिए। इसलिए यहां पर विपणन प्रबंध में 11 बिंदु जो है वो है विक्रय, और विक्रय में वस्तु को आवश्यक ग्राहकों तक पहुंचाया जाता है, माल के स्वामित्व का हस्तांतरण करता है या करने का अनुबंध करता है। इस हेतु माल का मूल्य विक्रय शर्तों का निर्धारण करता है, मूल्य सूचियों का प्रकाशन करता है, विक्रयकर्ताओं को नियुक्त करता है आदि इसी विभाग के कार्य है। चलते हैं अगले बिंदु की ओर। विक्रय के बाद में है
परिवहन, विक्रय के बाद में है परिवहन। देखो परिवहन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? परिवहन की आवश्यकता पड़ती है एक वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए, ठीक है। अब ये कोई जरूरी तो है नहीं कि जो वस्तु जहां पर बनी उसकी डिमांड वहीं पर होगी। कश्मीर में बादाम उगाई जाती है, खूब बादाम होती है, अब उसकी डिमांड कश्मीर में ही हो ये तो जरूरी नहीं है। राजस्थान में मूंगफली खूब उत्पादित होती है, उसकी डिमांड राजस्थान में ही हो ये तो जरूरी नहीं है। तो जब मूंगफली की डिमांड कश्मीर में होती है और बादाम की डिमांड राजस्थान में होती है, तो इसके लिए हमें समायोजन करना पड़ता है परिवहन का, हमें नीड होती परिवहन की, ठीक है, ताकि यहाँ की वस्तुओं को वहां पहुंचाया जा सके और वहां की वस्तुओं को यहां पर लाया जा सके। उसके बाद है संग्रहण। अब संग्रहण का मतलब क्या है? वस्तु हमने बनाई, उत्पाद हमारा तैयार हो गया, अब वो इमीडिएट बिक जाएगा, पूरा माल अभी कभी बिक जाए, दैट्स नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। अब 1000 क्विंटल मूंगफली हमने उत्पादित की हमारे खेतों के अंदर, अब 1000 क्विंटल मूंगफली एक साथ एक ही दिन में बिक जाएगी, 2 दिन में बिक जाएगी, 10 दिन में बिक जाएगी, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो 1000 क्विंटल मूंगफली को हमें स्टोर भी करके रखना पड़ेगा, उसके लिए हमें स्टोरेज की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसे कहते हैं संग्रहण, ठीक है। तो ये मार्केटिंग का ये भी एक कार्य, संग्रहण करना। संग्रहण के लिए हमें उचित प्रकार के जो बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर्स होते हैं उनका उपयोग करना पड़ता है, ताकि वस्तुएं खराब नहीं हो और आवश्यक समय तक वो बनी रहे। उसके बाद में है वित्त की व्यवस्था, ठीक है। अब देखिए वित्त की व्यवस्था, हमें कारोबार करना है, हमें व्यवसाय को आगे बढ़ाना है, हमें वस्तु का उत्पादन करना है, हमें इंपोर्ट भी करना है, हमें एक्सपोर्ट भी करना है, हमें सैलरीज भी देनी है, हमें कच्चा माल भी मंगाना है। तो इन सभी काम के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? वित्त की आवश्यकता पड़ती है। तो ये भी मार्केटिंग मैनेजमेंट का एक कार्य है, वित्त की आवश्यकता। और उसके बाद में है वित्त की आवश्यकता माल खरीदने, उसका संग्रहण करने, विपणन विभाग के खर्च को पूरा करने के लिए करनी पड़ती है। और उसके बाद में जोखिम उठाना सबसे बड़ा पॉइंट है, वो है रिस्क। जी हाँ, वेयर इज द बिजनेस देयर इज द रिस्क। जहां जहां पर व्यवसाय होगा वहां वहां पर रिस्क होती है, क्लियर। विपणन कार्य में जोखिम भी होती है, माल के नष्ट होने, माल के मांग में परिवर्तन होने, उधार की वसूली न होने, आग लग जाने, बाढ़ आने, दुनिया भर के माल चोरी हो जाने, हड़ताल हो जाने, दुनिया भर की रिस्क होती है, ठीक है। तो जोखिम उठाना ये भी मार्केटिंग मैनेजमेंट का एक क्या है? कार्य है। तो हमने पढ़े मार्केटिंग मैनेजमेंट के कौन कौन से कार्य है। तो ये थे कुल मिलाकर के 15 कार्य मार्केटिंग मैनेजमेंट के, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सभी कार्य जो हैं वो समझ में आए होंगे। ठीक है, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए बिंदु के साथ। मार्केटिंग का महत्व क्या है, विपणन का महत्व हमारे देश में क्या है, ठीक है। विपणन का महत्व किन किन लोगों के लिए है, एक व्यवसाय के लिए विपणन का महत्व क्या है, एक सप्लायर के लिए विपणन का महत्व क्या है, तो विभिन्न वर्गों के लिए विपणन का क्या महत्व, उन सभी चीजों को जानेंगे अगले वीडियो में। फिर मिलेंगे इसी चैनल पे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और जय भारत। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।